हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का जो उत्साह है वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं हमेशा कुछ नए नए लेक्चर्स के साथ और नए नए जो भी यूपीएससी से संबंधित जो भी आपके समस्याएँ हो सकती हैं उसका समाधान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेके आऊँ। तो बिना देर किए इसी क्रम में हम आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का आज 33वां दिन हो चुका है, जिसमें हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर प्लस हमारे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही अन्य दोस्तों से भी इसे शेयर करें ताकि ये जो चैनल है, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये नई नई ऊंचाइयों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूँ और 2019 की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हूँ। हम सीधे देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखना है। तो देखिए, जैसा कि जो हमारा नया फॉर्मेट आया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कैसे मॉडलिंग होगी, और एक प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मॉडल उत्तर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने सोचा है कि ये जो स्ट्रक्चरिंग करेंगे हम, इसके माध्यम से जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे हिंदी मीडियम में, खास करके हिंदी मीडियम के लिए जो यूपीएससी के पुराने साल के पेपर्स आए हैं उसकी अच्छी आपको कहीं पे स्ट्रक्चरिंग मिलेगी नहीं, और जो कंटेंट है उसका आपको अच्छा मिलेगा नहीं। तो इसका मैंने प्रयास किया है कि जो प्रतिदिन एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं वो क्यों ना यूपीएससी के पुराने पेपर्स को स्ट्रक्चरिंग कर लिया जाए और आप उसके सॉल्यूशन खुद से लिखें। ठीक है, तो इसका अपेक्षा यही है कि आप इसका मॉडल उत्तर खुद से लिखेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखेंगे कि जीएस पेपर 2 और 3 के कीवर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं। हर जो भी लेक्चर होता है उसमें आपको एक चीज़ जो समझदारी की होती है वो आपको ये अवश्य देखना होता है कि कैसे हम कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तीसरी बात जो और महत्वपूर्ण है कि आप डाउट जो भी पूछते हैं, जैसे अभी भी मुझे कई मेल्स आ रहे हैं और मुझे पूछा जा रहा है सर आपके प्रीलिम्स से मार्क्स कितने थे, मेंस में कितने मार्क्स थे, और आप टेस्ट सीरीज़ अपनी कॉपी शेयर कर दीजिए। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, लगभग सारी चीज़ें अपनी इवन मैंने टेस्ट सीरीज़ की कॉपी तक आपके सामने रख दी है और हर चीज़ों को बृहद तरीके से डिस्कशन किया है, तो आप इसको अवश्य देखें। और इसके अलावा जो हम डिस्कशन करते हैं उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @UPSC हिंदी विद गौरव पे मिल जाएगी, जिसपे इस PDF के साथ साथ जो मार्केट में जो फ्री उपलब्ध टेस्ट सीरीज़ हैं, इसके अलावा जो वीडियोज़ लेक्चर हमारे पास हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों की अधिक से अधिक सहायता हो पाए। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। पेपर 2 का प्रश्न है, देखिए 150 शब्द हैं और प्रश्न के शब्दों को देखिए, लगभग 30 आप कह सकते हैं 45 शब्द का तो प्रश्न ही है। तो इतना बड़ा प्रश्न, मैं सीधे अगर बात करूं, इतना बड़ा प्रश्न 150 शब्दों में लिखने की पहली चुनौती आपके सामने आज प्रस्तुत है। तो देखिए क्या है, चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दबाव से पूर्णतया मुक्त रहे। इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, एक संदर्भ दे रहा है आपको। संदर्भ क्या दे रहा है कि इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन की शुचिता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए। उस संदर्भ में आपको क्या आंसर देना है, वर्तमान में जो इनकी नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया है उस पर क्या पुनर्विचार की आवश्यकता है, आपको इसके संदर्भ में चर्चा करना है। अच्छा देखिए, ये जो उत्तर है अभी मैं स्ट्रक्चरिंग करता हूं और इसके मॉडल आंसर हम देखते हैं। उसके पहले मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू इंश्योर दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी फुली insulated from political pressure to maintain the purity of elections. In this context, discuss the need to have a relook at the process of appointment and the removal of election commission to the ECI. ठीक है, कमिश्नर्स है to the ECI। अब हम देखते हैं इसका जो मॉडल आंसर है, जो रूपरेखा है वो क्या होगी। तो देखिए, भूमिका में आप क्या बता सकते हैं, और जो पेपर 2 की भूमिका होती है उसका जो प्रमुख आधार होता है वो क्या होता है। अगर आपके पास कोई आर्टिकल्स आपको याद है तो उसको लिखें। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए प्रश्न में वित्त आयोग आ रहा है, ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भित जो भी आर्टिकल है, जैसे शायद 280 है, आप इसको एक बार चेक करें, तो जो भी आर्टिकल है जो आपको याद है उसको आप एक बार अवश्य यहाँ पर कोट कर दें। ठीक है, उससे क्या होता है, जो भी
संबंधित जो तथ्य हैं आपके, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं एक बार डिफिनीशन में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं संसदीय विशेषाधिकारों की बात की जाए या फिर लाभ के पद की बात की जाए, तो जो भी अनुच्छेद है जैसे 102, 191, 105, 194, जो भी लाभ के पद और संसदीय विशेषाधिकारों संबंधित आपके जो भी आर्टिकल्स हैं वो आप शुरू में ही कोट कर देंगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर की जो भूमिका है बहुत अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप भूमिका में क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल 324 के तहत किस प्रकार इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया है ये आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में क्या लिखना है, देखिए प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को समझते हैं। एक संदर्भ दिया था आपको एक संदर्भ दिया था कि इलेक्शन कमीशन की शुचिता कैसे बनाए रखें, और बनाने के लिए इसको जो भी भारत निर्वाचन आयोग है चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए इसका राजनीतिक दबाव से मुक्त होना आवश्यक है, ये बात कही गई थी संदर्भ में। और उस संदर्भ में आपसे बोला था कि किन चीज़ों पर चर्चा करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे आप नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर आपको चर्चा करनी है। तो यानी आपको क्या बताना है, कुछ तो आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तटस्थता और स्वतंत्रता के वर्तमान क्या उपाय किए गए हैं, ये आपको शुरू में बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे पूरा किस तरीके से उसको लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि इनकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसको हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, इनका जो कार्यालय व्यय होता है वो बजट पर आधारित होता है। तो इन चीज़ों पर आधारित आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। इसके बाद आपको वर्तमान मुद्दे बताने पड़ेंगे कि इनकी नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित क्या मुद्दे हैं, क्योंकि प्रश्न की वही मांग है। जब आप मुद्दे बताएंगे, जब आप कुछ समस्याएं बताएंगे, तभी तो आप बताएंगे, यानी आप कहें आवश्यकता की जो चर्चा करनी है, ये जो आवश्यकता थी, देखिए यहाँ पर आवश्यकता की जो आपको चर्चा करनी थी वो आप किस प्रकार बता सकते हैं कि वर्तमान में इनके मुद्दे क्या हैं, क्या चुनौतियां हो रही हैं कि हमें यह सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो आप वो बताएंगे। इस पर आप पुनर्विचार के पक्ष में और विपक्ष में थोड़े से तर्क दे देंगे। ठीक है, विपक्ष में तर्क बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आप ध्यान दे तो, क्योंकि आवश्यकता है ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ही बोला है। एक दो पॉइंट आप चाहें तो अपने मन से इंक्लूड कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप आगे की राह रखेंगे। अब देखिए, समस्या ये नहीं है कि हमें प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, समस्या ये है लिखेंगे कैसे। आप इस पॉइंट को अगर समझें, अगर मैं सिंपल बात करूं, 25 शब्द, ठीक है, 50 शब्द, भाई पक्ष और विपक्ष में तर्क कम से कम 50 शब्द, ठीक है, यहाँ पे आगे की राह कम से कम 20-25 शब्द कुछ तो लिखेंगे। तो यानी कितना हो गया, ये लगभग 200 वर्ड्स पार हो गए। लिखना आपको 150 शब्द में। अब क्या करें, ये जो इस प्रश्न की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इसको लिखें। हालांकि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं सिरों रेखा नहीं खींचता हूं, तो मेरे साथ एक फायदा हो जाता है कि उतने समय में 170 शब्द लिख सकता हूं। तो मैंने 170 शब्द में इस आंसर को लिखने का प्रयास किया है। जो वर्तमान आज का जो निष्कर्ष होगा आंसर का, आप देखेंगे कि निष्कर्ष में कई बार हम क्या करते हैं, आगे की राह हेडिंग डाल के लिखते हैं। जैसे हमेशा पैराग्राफ में निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष लिखने का आज हम एक नया मेथड देखेंगे कि किस प्रकार निष्कर्ष को आप केवल ऐसे लिख सकते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार भी निष्कर्ष अच्छा लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा। देखिए, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, लोकतंत्र का मूल निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव है, जिसे सुनिश्चित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं बहुसदस्यीय निकाय के रूप में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में चुनाव आयोग के बारे में बता दिया। हालांकि आप चाहें तो ये देखिए 150 शब्द का है, तो आप चाहें तो ये चीज़ें कट कर सकते हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने क्यों लिखा उसका मैं आपको कारण बताता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें बात यही कर रहा था कि चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या सुनिश्चित करना है कि ईसीआई राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। तो इसके लिए यानी चुनाव की शुचिता क्यों अनिवार्य है, तो चुनाव की शुचिता इसलिए अनिवार्य है क्योंकि लोकतंत्र का मूल है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। इस वजह से मुझे थोड़ा बैकग्राउंड देना मुझे लगा कि आवश्यकता है। बाकी आप चाहें तो बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं बहुसदस्यीय निकाय के रूप में चुनाव की स्थापना की गई है। बिल्कुल आप इतने से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा वर्तमान में इनके पद की स्वतंत्रता के उपाय क्या किए गए हैं। अच्छा देखिए, ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसमें कम शब्दों में कैसे लिखेंगे, उसका एक जो तरीका सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि यहाँ पर कोई लिंकिंग फ्रेज मैंने नहीं लिखा है, सीधे टू द पॉइंट। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन एक लिखा, सीधे टू द पॉइंट, क्या प्रश्न की मांग थी उसको हेडिंग डाल के उसको बक्से में करके लिख दिया। लिंकिंग फ्रेज जैसे पहले हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे कि इसके इतने महत्व को देखते हुए
इनके स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में निम्न उपाय किए गए हैं। ऐसे डैश 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 करके 2-4 लाइन और लिखते थे। अगर 250 शब्दों में आता ये प्रश्न तो शायद मैं तब भी ना लिखता, क्योंकि इतना बड़ा इसका आंसर पहले से ही है। तो आप समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे लिंकिंग फ्रेज से बचेंगे तो आपके शब्द यहाँ पे कम लगेंगे, इस बात को समझिएगा। तो मैंने क्या किया, सीधे टू द पॉइंट लिखा कि पद की स्वतंत्रता के वर्तमान में क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए, कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके हटाने की जटिल प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, मुख्य आयुक्त को पद से हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। हालांकि उसको महाभियोग नहीं कहा जाता है, लेकिन आप देखें तो महाभियोग के समान प्रक्रिया होती है। तीसरी बात, कार्यालय का इनका स्वतंत्र बजट होता है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखें जो कि प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न बन सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय का जो बजट होता है, जो धन होता है, जो वित्तीय अनुदान होता है, वह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे अधिकांश जो भारत के संवैधानिक निकाय हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, या फिर मैं वित्त आयोग की बात करूं, या फिर जो भी अन्य निकाय हैं, उनके जो कार्यालय का व्यय है वो किस पे आधारित है, संचित निधि पर भारित है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके कार्यालय का व्यय, इसका स्वतंत्र बजट होता है, न कि संचित निधि पर भारित होता है। तो इस बात को आप प्रीलिम्स के नजरिए से ध्यान से एक बार देख सकते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, मुद्दों को बताऊंगा, जो नियुक्ति एवं पदच्युति की प्रक्रिया में मुद्दे हैं, तो सीधे मैं वो बताऊंगा। आप चाहें तो यहां पर भी आप बिना देर किए ऐसे लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है, वर्तमान नियुक्ति एवं पदच्युति की प्रक्रिया में मुद्दे, सीधे आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं और आपके वर्ड्स कम लगेंगे। देखिए, मैंने ये चीज क्यों लिखी है, ताकि आपको ये समझा सकूं कि शब्दों में किस प्रकार आप खिलवाड़ करेंगे, ताकि आपके 150 शब्द में आंसर कंप्लीट हो। तो मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, अन्य चुनाव आयुक्तों सीईसी के अलावा को सीईसी की सिफारिशों पर ही हटाया जा सकता है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन अगर सिफारिश कर दे तो अन्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे समझा देता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सीईसी है प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है, तीनों का पद बराबर होता है। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के समान है, जबकि अन्य दोनों को हटाने की प्रक्रिया केवल अगर चीफ इलेक्शन कमीशन सिफारिश कर दे तो हटाया जा सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि भाई तीनों में जब पावर समान है तो हटाने की प्रक्रिया अलग अलग क्यों, तो ये एक मुद्दा आ जाता है। दूसरा, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। इस संदर्भ में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए भारत सरकार, यानी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो नियम बनाएगी, वो कानून लाएगी। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई कानून लागू नहीं किया गया है। और जो नियुक्ति है वर्तमान में, जो भारतीय इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार अपने मर्जी से कर सकती है। यानी कोई कॉलेजियम नहीं है, केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त कर सकती है। फिर जो तीसरी बात है, संविधान में आयोग के पद की अर्हताओं का उल्लेख नहीं है। यानी ये नहीं बताया गया कि कौन लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आप देखेंगे तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 10 साल यहाँ काम किए होने चाहिए, 10 साल वकील होने चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में एक एमिनेंट जो भी विधि मतलब वेत्ता हो, ठीक है, एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए, ऐसे बताया गया है। लेकिन आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ नहीं बताया गया है। तो ये 3-4 मुद्दे मैंने बता दिए कि इनकी नियुक्ति और पदच्युति संबंधित कुछ मुद्दे हैं। अब बताऊंगा कि पुनर्विचार के पक्ष में तर्क, कि क्यों पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति और पदच्युति प्रक्रिया के, ऐसे लिखना चाहिए सीधे, पदच्युति प्रक्रिया के पुनर्विचार के पक्ष में तर्क। तो देखिए, पहला क्या है, वर्तमान प्रणाली सरकार के निष्ठावान व्यक्ति को चुने जाने का अवसर प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सीधे बताया ना, देखिए क्या बताया कि अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, ये बात बताई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सीधे सीधे, जब केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, विपक्षी दल का कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी बात है वो क्या करेगी, केंद्र सरकार अपने जो अच्छे लगेंगे, जो निष्ठावान व्यक्ति होंगे, उनकी नियुक्ति कर सकती है। दूसरा, अन्य महत्वपूर्ण पदों के समान ही कॉलेजियम आधारित नियुक्ति क्यों नहीं, तो ये प्रश्न उठता है कि जो अन्य महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो सीवीसी हो, विजिलेंस कमिश्नर हो, या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, सबकी नियुक्ति तो कॉलेजियम बेस्ड होती है, परंतु इसकी नियुक्ति नहीं होती, ऐसा क्यों? तीसरा,
एक गैर निष्पक्ष चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धूमिल कर देगा। तो मैंने बताया कि भाई इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को क्यों देखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर गैर निष्पक्ष चुनाव आयोग निकल गया तो क्या होगा, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ढांचा ही चरमरा जाएगा। तो उस बात को मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बताना है आपको, ये मैंने पॉइंट्स बता दिए बेसिकली। अब यहां पर आप देखिए निष्कर्ष का नया तरीका। ठीक है, पक्ष में तर्क दे दिया, आप चाहें तो कुछ विपक्ष में तर्क बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने विपक्ष में तर्क नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि प्रश्न की बहुत मांग नहीं है। एक तरह से आवश्यकता पर चर्चा करनी है तो आपकी मर्जी, आप सीधे बता सकते हैं। देखिए क्या मांग थी, आवश्यकता पर चर्चा करनी है, तो मैंने बता दिया कि हाँ आवश्यकता है। आप चाहें तो कुछ विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, जैसे देखिए हालांकि विपक्ष में तर्क बहुत लॉजिकल नहीं है, आप इस बात को समझेंगे कि इनकी नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता वाकई में है, लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर लिखना है तो लिखना है, इसके लिए आप कुछ विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। विपक्ष में तर्क का एक जो सबसे बड़ा तर्क है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, बस यही एक आप कह सकते हैं विपक्ष में तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हालांकि पार्लियामेंट को एक्ट पारित करना चाहिए, लेकिन अब तक की जो नियुक्ति हुई है, अब तक की सारी नियुक्ति बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई है और इलेक्शन कमिश्नर ने अपना जो कार्य है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पारदर्शी तरीके से निभाया है, बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से निभाया है। तो केवल आप एक विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, अतः बहुत चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक बात बता सकते हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, और उसके बाद आप सीधे निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष का नया तरीका क्या होगा, आगे की राह। तो देखिए मैंने क्या बताया, नियुक्तियां कॉलेजियम के आधार पे, आप चाहें तो बगल में कोट कर सकते हैं सेकेंड ARC, और जो हमारा संविधान सभा थी, संविधान सभा ने भी कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, उसको बताया था। दूसरा, अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के समान हो जाए, ये भी बात कर दी कि भाई अन्य जो आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के समान कर दी जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तीसरा, जो इनका व्यय है वह संचित निधि पर भारित कर दिया जाए, क्योंकि अभी बजट होता है और बजट के लिए इसको जाना पड़ता है केंद्र सरकार के पास कि बजट पारित हो जाए। इससे बढ़िया क्या किया जाए, इनका जो व्यय है वो संचित निधि पर भारित कर दिया जाए, ताकि धन के रूप में यह केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आप निष्कर्षता आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 170 वर्ड से कम में ही ये आंसर लिख दिया गया है। फिर भी मैं कहूं कि बहुत सारे अभी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप और सारे पॉइंट्स सोच सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि पॉइंट्स आप एक आध कम अधिक लिख दें वो चलेगा, स्ट्रक्चरिंग और जो प्रश्न की सारी मांग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे आप प्रश्न की मांग देखेंगे तो प्रश्न में आपको 3 चीज़ें बतानी आवश्यक थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या 3 चीजें बतानी थी, जैसे A इसी की तटस्थता स्वतंत्रता के उपाय, B नियुक्ति प्रक्रिया के वर्तमान मुद्दे, C पुनर्विचार के पक्ष में और विपक्ष में तर्क, और D निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन। इन 5 चीज पे मार्क्स आपके बटे हुए हैं। 2 मार्क्स आप कह सकते हैं, अगर मैं 5 प्रश्न की बात करूं तो 5 चीज पे आपके 2-2 मार्क्स ऐसे समझिए बटे हुए हैं। आपने इन 2 मार्क्स में अगर कुछ कम लिखा तो हो सकता है आपको 1 नंबर ही मिले, लेकिन आपने अगर एक पार्ट ही छोड़ दिया, मैं सपोज बात करूं आपने एक पार्ट ही छोड़ दिया यहाँ पे कि नियुक्ति प्रक्रिया के वर्तमान मुद्दे क्या हैं, तो आपके 2 नंबर तो यहाँ पे सीधे कट गए, यानी आपकी जो मार्किंग होगी वो 8 नंबर में सही होगी। तो इस बात को समझिएगा, अगर आप 1 पॉइंट कम लिख रहे हैं तो आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे, लेकिन 1 पॉइंट ज्यादा लिखने के चक्कर में 1-2 पॉइंट अगर आपने एक पार्ट ही छोड़ दिया प्रश्न का, तो उससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 2019 का जो यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा एग्जाम हुआ था, उसमें मैं एक तरह से मैंने जो लिखा था मैं वही आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा था एग्जाम में, ठीक है, कैसे अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग की थी। प्रश्न है, यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में पढ़ता हूं। इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. अब देखिए इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। एक बात समझिएगा, ये जीएस पेपर 3 में इस वर्ष आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न का आप आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत ही ओपन एंडेड है। बोल रहा है, अगर मैं सीधे प्रश्न की बात करूं, बोला समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय, यानी अगर मैं बात करूं समावेशी समृद्धि बराबर, ऐसे ही प्रश्न कह रहा है समावेशिता प्लस धारणीयता, ठीक है, यानी दोनों में से एक चीज भी कम रहेगी। अगर मान लीजिए समावेशिता है, इंक्लूसिवनेस है, लेकिन धारणीयता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, सभी लोगों को मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का केस हो रहा है, हमने सभी लोगों को 75-75-100 रुपए बांट दिए, ठीक है। तो क्या किया, समावेशिता कर दिया, बिना भेदभाव के सबको बांट दिया,
समावेशी कर दिया। लेकिन क्या ये धारणीय है सबको 75-7500 रुपये बांटना? क्या मुद्रास्फीति नहीं आ जाएगी? क्या जो अन्य बाजार में समस्याएं वो नहीं उत्पन्न हो जाएंगी? क्या भारत सरकार के पास अगले वर्ष के जो बजट है, जो अन्य जरूरी काम है, उसके लिए धन बचा रह जाएगा? यानी ये धारणीय नहीं है, इस बात को आपको समझना है। तो ये बात यही कह रहा है कि समावेशी समृद्धि का मतलब समावेशिता भी हो और धारणीयता भी हो, और आपको इसी कथन पे टिप्पणी करना है। ठीक है, आपको प्रश्न मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने क्या किया था एग्जाम में, मुझे याद था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको मैंने वहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल यही जो डायग्राम है आपके सामने मैंने लिखा है वही वहाँ पे बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम, और इंट्रोडक्शन के टाइप से कोट कर दिया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार समावेशी समृद्धि से आशय समावेशिता प्लस धारणीयता को एक साथ प्राप्त करने से है। और मैंने इंडेक्स यहाँ पे बनाया और देखिए क्या दिखा, ये जो इंडेक्स है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये बेसिकली 3 चीज़ों पर आधारित है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक, समृद्धि एवं विकास, मतलब आप कह सकते हैं जैसे कोई भी इंडेक्स बनता है, जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किन चीज़ों पर आधारित है? 3 स्तंभों पर आधारित है, पर कैपिटा इनकम, शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य। ठीक है, इन चीज़ों पर यह आधारित है। ठीक है, शिक्षा के लिए जो भी अलग मानक तय किए गए हैं कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी जो भी मानक तय किए गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो भी चीज़ है। इसी तरह से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो 3 स्तंभों पर आधारित है। कौन से 3 स्तंभ हैं? समृद्धि एवं विकास पहला, दूसरा है समावेशन, तीसरा है अंतरपीढ़ी समता एवं सततता। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे ये दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं? समावेशिता, तो मैंने यहीं पे दिखाया था, दिस इंप्लाइज, ये समावेशिता, और ये क्या कह रही है? धारणीयता। यानी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या बोला है? समावेशी विकास, जो समावेशी विकास सूचकांक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, वो खुद कह रहा है कि देखो हम 3 चीज़ों की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस कथन पे इसके हिसाब से टिप्पणी आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो मैं कुछ चर्चा कर देता हूं। देखिए पॉइंट क्या लिखना है, जो भी समावेशी समृद्धि होगी, मान लीजिए समावेशी है, संधारणी नहीं, अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया, तो वह समृद्धि समावेशी समृद्धि नहीं होगी। इसको आपको कुछ एग्जांपल से कोट करना है। दूसरा, मान लीजिए कोई समृद्धि समावेशी नहीं है, यानी सब लोग तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन संधारणी है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, पेड़ वेड़ को नहीं कटने दे रहे हैं, भारत में पर्यावरणीय रूप से सतत विकास कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ केवल अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ही उठा पा रहे हैं, बाकी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं, वो संधारणी है, संधारणी विकास है, परंतु समावेशी विकास नहीं है, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में वो चीज़ नहीं आ रही है। फिर एग्जाम्पल दीजिए कि जो चीज़ समावेशी होगी, संधारणी होगी, वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट में होगी। और इस तरह से एग्जाम्पल देके आप अपनी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, आप मेरी स्ट्रक्चरिंग भी देख पा रहे होंगे, और आने वाले वीडियोस लेक्चर में मैं जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं 1-2 दिन में पेपर 1 जीएस पेपर 1 की अपनी कॉपी शो करने वाला हूँ। इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 की जो रणनीति है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके अलावा जो कुछ बातें और रह गई हैं, जैसे कई लोग की डिमांड आ रही है कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए क्या किया जाए, उन चीज़ों को भी मैं समयबद्ध तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।